देखो आज जो अपन टॉपिक चालू करेंगे उस टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन। क्या नाम है? डेप्रिसिएशन। तो देखो टॉपिक का क्या नाम है सर? डेप्रिसिएशन। अब बेटा डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखो इसको देखते हैं। सर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? सर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। कौन सी एसेट? फिक्स्ड एसेट। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है, कभी भी डेप्रिसिएशन करंट एसेट्स पे नहीं लगता है। किस पे नहीं लगता है? करंट एसेट्स पे। डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? फिक्स्ड एसेट पे लगेगा। तो सर देखो डेप्रिसिएशन का मतलब लिखते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू इट्स रेगुलर यूज। आज किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू गिरेगी तो क्यों गिरेगी? क्योंकि सर हम उसको रेगुलर यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? या पासेज ऑफ टाइम, कि सर टाइम बीतता गया और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे एसेट हमारी क्या हो गई सर? पुरानी हो गई। और जैसे एसेट पुरानी हुई तो सर उसकी वैल्यू भी गिरेगी कि नहीं गिरेगी? और क्या कारण हो सकता है सर? ऑब्सोलेंस। क्या कारण हो सकता है? ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है सर? कि वो चीज जो है वो प्रचलन से बाहर हो गई है, कि सर आज वो टेक्नोलॉजी लोग यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो बेटा एक चीज देखो, कीपैड मोबाइल फोन मार्केट से ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं। किसकी वजह से? स्मार्टफोन की वजह से। अभी 5G फोन आ रहे हैं, 5G फोन आ रहे हैं ना, उनकी वजह से क्या होगा? 4G फोन मार्केट से ऑलमोस्ट आउट हो जाएंगे। कि सर अब जो कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी वो 5G को लेके बनाएगी, 4G को लेके कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? है ना? तो एक चीज देखो सर कि सर डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है सर फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। कि सर फिक्स एसेट की वैल्यू में फॉल होता है। और फॉल किस वजह से होता है? सर पहला कारण दिया हमने रेगुलर यूज। क्या दिया? सेकेंड हमने कारण दिया पासेज ऑफ टाइम। और थर्ड कारण हमने दिया ऑब्सोलेंस। ये तीन मेजर रीजन है जिनकी वजह से किसी भी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है। ये क्लियर हुआ? पहले हम डेप्रिसिएशन पढ़ते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग पढ़ते थे? अब इसको मर्ज कर दिया गया है किसके साथ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है फिक्स्ड एसेट का। किसका है? तो अब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कोई फिक्स एसेट से अलग थोड़ी है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो सर ये जो AS 6 है उस पर दिया है AS 10 के साथ। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो पता चला हमने इस चैप्टर में जो प्रोविजन पढ़ने हैं वो किसको ध्यान में रखते हुए पढ़ने? AS 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को ध्यान में रखते हुए पढ़ने, है ना? अब एक फिक्स एसेट वर्ड ना यूज करके हम फिक्स एसेट के लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। है ये फिक्स एसेट? क्या है? फिक्स्ड एसेट ही है। बट हम फिक्स्ड एसेट को यहाँ पे फिक्स एसेट ना बोल के क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अरे क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? तो एक तो हमने क्या देखा? हमने अभी तक देखा डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन देखी? डेप्रिसिएशन की। सर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ध्यान रखना करंट एसेट पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। समझ में आई है नहीं बात? तो फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू इट्स रेगुलर यूज, पासेज ऑफ टाइम, और तीसरा क्या था? ऑब्सोलेंस। अब देखो बात करते हैं सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है? कि सर ये जो आप फिक्स एसेट बोल रहे थे ये होती क्या है? तो फिक्स एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो देखो टेंजिबल आइटम्स होते हैं। क्लियर है ना? अरे डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे ही तो लगेगा, इनटेंजिबल पे डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट के केस में उसी डेप्रिसिएशन को हम क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन कहते हैं। क्लियर? तो सर जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है ये टेंजिबल आइटम्स है जिनको हेल्ड करते हैं हम बिजनेस में। काहे के लिए? फॉर यूज इन प्रोडक्शन। कि सर हम गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए हम फिक्स एसेट्स को यूज करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को यूज करेंगे। सर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करने के लिए, या कभी कभी क्या होता है हम किसी को किराए पे भी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? किराए पे भी दे देते हैं। या उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से यूज करते हैं। जैसे नहीं होता क्रेन सर्विस,
अब क्रेन एक फिक्स एसेट है, लेकिन जो क्रेन की सर्विस प्रोवाइड करवाता है वो क्रेन को लोगों को किराए पे ही तो देता है, रेंटल सर्विस पे ही तो देता है। अरे क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो आप उसको रेंटल सर्विसेज के लिए काम में ले सकते हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से ऑफिस में जो पीसी यूज होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए तो काम में हो रहा है। अरे पॉइंट समझ में आया नहीं? तो पीसी भी तो हमारी एक फिक्स एसेट है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए भी आप काम में ले सकते। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब उसके बाद है आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। याद करो फिक्स एसेट्स जो है, फिक्स एसेट्स जो है या जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये जनरली बिजनेस में 12 महीने से ज्यादा ही यूज होती है। अगर 12 महीने से कम यूज होती है तो इनको करंट एसेट कहते हैं। हम क्या कहते हैं? करंट एसेट। उस केस में फिक्स एसेट नहीं कहेंगे ना। तो यही लिखा हुआ है कि सर एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि वो बिजनेस में 12 महीने से ज्यादा यूज होगी। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये वाली बात समझ में आई क्या बेटा? अब आगे देखो लिखा हुआ भी, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड एसेट। तो ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और सर जब हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं ना, तो इसको जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे या एक्विजिशन कॉस्ट पे या परचेज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। अब ये कैसे निकाली जाएगी सर, इसको तो हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टाइम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद देखो दे रखा है सर मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है? तो देखो स्केड्यूल 2 अंडर कंपनीज एक्ट 2013, डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब यहां पे भी कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं कि सर सिस्टमेटिक अलोकेशन है किसका? डेप्रिसिएबल अमाउंट का। सर डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब क्या है? सपोज दैट मैंने फिक्स एसेट परचेज करी 1 लाख रुपए की। कितने रुपए की परचेज करी? और जब एसेट की लाइफ ओवर होगी ना, तब जब मैं उसको बेचूंगा तो मुझे स्क्रैप वैल्यू मिलेगी सर 20,000। कितनी मिलेगी? कि उस कबाड़ को बेच के मुझे 20,000 मिल गए, तो एक जो कॉस्ट है वो कितनी है? 80,000 ही है ना। कि एक्चुअल में फिक्स एसेट की कॉस्ट कितनी है मेरे लिए? 80,000। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? और मान लो सर लाइफ थी कितने साल? 5 साल। लाइफ कितने साल थी? तो ये जो 80,000 है ये मेरे लिए डेप्रिसिएबल अमाउंट है। कौन सा अमाउंट है? डेप्रिसिएबल अमाउंट, जिसपे डेप्रिसिएशन लगना है। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट कैसे आएगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। एक एक वर्ड समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कि सर डेप्रिसिएबल अमाउंट कैसे आएगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो इस डेप्रिसिएबल अमाउंट को जब आप लाइफ से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा मेरे पास वो आएगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मैंने ये जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है इसको इस लाइफ पे सिस्टमेटिकली अलोकेट ही तो कर दिया। सिस्टमेटिकली हमने क्या कर दिया? अलोकेट कर दिया। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये वाली बात समझ में आई क्या? डेप्रिसिएशन क्या होता है पता चल गया? आगे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। ये डेप्रिसिएबल अमाउंट की डेफिनेशन है। देखो क्या लिखा हुआ है। डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू। कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो अपन। उसके बाद यूजफुल लाइफ की बात करें तो यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है? कि सर कितने टाइम तक हम किसी भी एसेट को यूज करेंगे बिजनेस में। लेकिन देखो यूजफुल लाइफ है ना, वो काफी चीजों से अफेक्ट होती है। सपोज दैट तुमने एक मशीन खरीदी और तुमने कहा था इस मशीन को हम 10 साल यूज करेंगे बिजनेस में। कितने साल यूज करेंगे? 10 साल। तुमने कहा बिजनेस में हम कितने साल यूज करेंगे सर इसको? 10 साल। तो यूजफुल लाइफ अभी कितनी है उसकी? 10 साल। लेकिन हुआ क्या सर एक्चुअल में? एक्चुअल में हुआ ये सर आपके साथ कि आपने मशीन को 3 साल यूज करा और उसी मशीन से रिलेटेड कोई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आ गई। तो अब आप वो नई मशीन अगर खरीदते हो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी वाली, तो मशीन की लाइफ तो यहीं ओवर हो गई ना। तो ध्यान रखना ऑब्सोलेंस से। किससे? अरे भाई नई टेक्नोलॉजी आई है, नई मशीन आई है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑब्सोलेंस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ध्यान रखना ऑब्सोलेंस से किसी भी मशीन की यूजफुल लाइफ जो है वो अफेक्ट हो जा सकती है। अरे क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ठीक है। अब आगे देखो। तो सर जब हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे तो 3 चीजें मैटर करेगी हमारे लिए। एक तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एक उसकी कॉस्ट, और तीसरी है रेजिडुअल वैल्यू जिसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आप एक चीज देखो, इनमें से कॉस्ट एक्चुअल होगी। कॉस्ट क्या होगी? किसी भी मशीन को खरीदोगे तो कॉस्ट तो एक्चुअल होगी ना। लेकिन यूजफुल लाइफ हम अंदाजा ही लगा सकते हैं सर 10 साल चलेगी। क्या पता 1 साल बाद ही खराब हो जाए, कोई गारंटी थोड़ी है। बात समझ में ये नहीं? तो यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड होती है।
कि सर हम अंदाजा लगा रहे हैं कि सर इस कबाड़ को बेच के हमको इतने रुपए मिलेंगे, बात समझ में ही ना। तो ये भी क्या है सर हमारे लिए, ये भी हमारे लिए क्या है बेटा कि सर ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। स्क्रैप वैल्यू भी क्या होती है हमारे लिए, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये वाली बात समझ में आई, ठीक है। तो देखो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन है, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन आप देखिए एक बार, वियर एंड टियर ड्यू टू इट्स यूज इन बिजनेस, कि सर एसेट को आप नॉर्मली यूज कर रहे हैं बिजनेस में। इफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम गुजर रहा है, अगर एसेट नहीं भी यूज हो रही है तो टाइम तो गुजर रहा है ना, तो उस वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है। ऑब्सोलेंस, मार्केट वैल्यू गिर गई सर एसेट की, तो मार्केट वैल्यू किसी भी कारण से गिर सकती है सर, वो भी डेप्रिसिएशन है। डिप्लेशन, डिप्लेशन पता है लैंड के केस में, माइंस के केस में यूज होता है, उसी डेप्रिसिएशन को हम डिप्लेशन बोलेंगे जब क्या हो, लैंड वगैरह का केस हो, माइंस वगैरह का केस हो। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे सब एक एक चीज। तो अभी तक जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब आगे देखो, फोर्थ है डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट ऑफ एन एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट ऑफ एसेट, कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, पार्ट, पार्ट ऑफ एन एसेट। जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम सर पूरी एसेट ना बेच के एसेट का एक पार्ट बेच देते हैं, पूरी एसेट ना बेच के एसेट का एक पार्ट बेच देते हैं। तो ध्यान रखना, जिस पार्ट को आप बेच रहे हो ना, उसके डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सेपरेट करनी पड़ेगी आपको, उसके डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सेपरेट करनी पड़ेगी। यही तो हम करते आए हैं, बात समझ में आई ना। तो ये जो कंपोनेंट ऑफ एसेट है ना सर, कि डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट ऑफ एसेट, इसका मतलब क्या है, देखो लिखा हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड ऑन ए कंपोनेंट बेसिस, कि सर डेप्रिसिएशन को हमेशा चार्ज करो आप कंपोनेंट बेसिस पे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ईच पार्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट विद ए कॉस्ट दैट इज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम शुड बी डेप्रिसिएटेड सेपरेटली, कि हर वो मशीन का पार्ट जिसकी कॉस्ट है ना वो सिग्निफिकेंट है, ऐसे नहीं 2 रुपए 4 रुपए आ रही है, नहीं, सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, एक अच्छी खासी कॉस्ट है, तो उस पर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आपने क्या करनी चाहिए, अलग से करनी चाहिए, सेपरेटली करनी चाहिए। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये वाली बात समझ में आई या नहीं, पक्का। तो डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट ऑफ एन एसेट, ये क्लियर हो गया बेटा। अब सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, क्यों हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, करेक्ट इनकम मेजरमेंट। एक चीज बताओ, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस है, ध्यान रखना इस चीज का, डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है सर। तो डेप्रिसिएशन जो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब P&L में जाएगा तो हमारे पास प्रॉफिट भी तो सही से आएगा। अरे क्लियर हुआ है नहीं हुआ, तो एक चीज का ध्यान रखना, करेक्ट प्रॉफिट या करेक्ट इनकम मेजरमेंट के लिए ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में एसेट्स को सही वैल्यू पे दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, एक्चुअल वैल्यू पे दिखाना चाहिए। आज एसेट की क्या वैल्यू है, तो वो कब आएगी, जब हम कॉस्ट में से क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ। फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, देखो जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो ना, तो आपको ये पता चल जाता है कि भैया ये हमारी एसेट जो है ये कितने साल में इस पे पूरा डेप्रिसिएशन लग जाएगा, तो इसका मतलब इसकी लाइफ कितने साल है। तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दोगे, ताकि जिस टाइम ये मशीन खत्म हो उस टाइम आपके पास इतना पैसा हो जाए कि सर आप नई मशीन परचेज कर सके। उसके बाद है असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है, डेप्रिसिएशन भी तो एक एक्सपेंस है, और जब तक एक डेप्रिसिएशन को आप इंक्लूड नहीं करेंगे बिजनेस में, वो P&L में, तो एक चीज बताओ बेटा, क्या आपको ट्रू कॉस्ट प्रोडक्शन की पता चलेगी, नहीं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन ध्यान रखना एक नॉन कैश एक्सपेंस है, और इसकी वजह से कोई भी केस का आउटफ्लो नहीं होता है, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो ये जो डेप्रिसिएशन का बेसिक पढ़ा रहे हैं आपको समझ आ रहा है क्या। अब देखो सर, अगला जो टॉपिक है वो है कि सर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप मेजर करोगे, और मेजर किस में करोगे बेटा, डेप्रिसिएशन में। कि सर डेप्रिसिएशन की जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो कौन कौन से फैक्टर्स को हम ध्यान में रखेंगे। तो इसमें पहला जो फैक्टर है बेटा, ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ एसेट इंक्लूडिंग एक्सपेंस फॉर इंस्टॉलेशन, कमीशन, ट्रायल रन एटसेट्रा, अब आपकी कॉस्ट का पार्ट होगा। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, बिल्कुल सर ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना बेटा। और यूजफुल लाइफ देखो टाइम के अकॉर्डिंग भी हो सकती है और यूनिट्स के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि हमने एक मशीन परचेज करी और ये 10 साल चलेगी, चाहे कितना यूज करो ये 10 साल चलेगी, दैट मीन्स ये क्या है सर, इसकी लाइफ टाइम में, किसमें, या जैसे अपना ये प्रोजेक्टर है,
मान लो ये प्रोजेक्टर जब हम परचेज करते हैं ना, तो जो जिससे परचेज किया उसने कहा था भैया इसकी लाइफ है 6000 घंटे। कितने घंटे लाइफ है? 6000 घंटे। तो जिस दिन अपन इस प्रोजेक्टर को 6000 घंटे यूज कर लेंगे बेटा, उस दिन इसकी लाइफ क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये लाइफ किस में है? टाइम में है कि नहीं है? ऐसे ही सर कभी हम मशीन खरीदते हैं तो कहता है साहब इससे आप इतनी यूनिट्स बना सकते हो, कि सर ये जो मशीन परचेज करी ना इससे 1 लाख यूनिट बना सकते हो। तो उसकी लाइफ किस में हुई? यूनिट्स में। अरे क्लियर हुई नहीं हुई? दैट मीन्स ध्यान रखना, लाइफ जो है वो टाइम में भी हो सकती है, यूनिट्स में भी हो सकती है। और स्क्रैप वैल्यू है, ध्यान रखना। अब एक चीज का और थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, थोड़ी सी है ना इंपॉर्टेंट बात है। आपने ये कहा था ना ट्रायल रन की जो कॉस्ट है सर, ये जो ट्रायल रन की कॉस्ट है इसको हम कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। तो ध्यान रखना, जैसे ट्रायल लिया मैंने, मेरा काम क्या है सर, हमने एक नई मशीन लगाई जो जींस बनाती है। समझते हो ना जींस तो क्या होती है? ठीक है। अब सर मान लो हमने ट्रायल के दौरान 10 जींस बना दी, तो उनको घर पे सजा, वो फैक्ट्री में सजाओगे या मार्केट में बेचोगे? तो उनको बेच के कुछ मिलेगा भी तो सही ना। तो ध्यान रखना, अगर ट्रायल कॉस्ट आई है तो ट्रायल के दौरान जो प्रोडक्ट बना है उसको बेच के कुछ पैसा मिलता है, तो उससे ट्रायल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। अब देखो आगे जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सर जो ये कॉस्ट ऑफ एसेट है इसका मतलब क्या है। सर ये जो कॉस्ट ऑफ एसेट है इसका मतलब क्या है? तो ध्यान से सुनना कि सर जब किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की आप कॉस्ट निकालोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट जब निकालोगे आप, तो कॉस्ट ऑफ एसेट का क्या मतलब है सर? ध्यान से सुनना। फर्स्ट पॉइंट है इसमें परचेज कॉस्ट। क्या? परचेज कॉस्ट। कि सर जितने की प्रॉपर्टी आपने परचेज की है वो आ जाएगी सर इसमें, प्लस कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर रहा है टू कॉस्ट ऑफ एसेट, कि भैया इसको तो कॉस्ट ऑफ एसेट में लेना ही पड़ेगा। कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर रहा है कॉस्ट ऑफ एसेट से, कि सर इसको तो कॉस्ट में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। बात समझ में ही ना? एसेट परचेज करी, उसको फैक्ट्री तक लेके आ रहे हैं, बात समझ में ही? तो फ्रेट देना पड़ेगा, ऑक्ट्रॉय देनी पड़ेगी, तो सर वो भी इसमें जुड़ेंगे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? जैसे एसेट जो है उसको इंस्टॉल करवाने से पहले साइट प्रिपरेशन करवाते हैं। साइट प्रिपरेशन का मतलब जिस जगह इंस्टॉल होगी उसको ठीक करवाते हैं, पर उसके लिए तैयार करते हैं एसेट के इंस्टॉलेशन के लिए, तो उसमें जो खर्चा हुआ है वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट का ही पार्ट है। अरे क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ठीक है। तो ये सर आपका कॉस्ट ऑफ एसेट से ये मतलब है। डन? ठीक है। मैं इसको बहुत समराइज वे में लिखवा रहा हूं, ठीक है ना? इधर तो देखो नोट्स में तो कितना बड़ा दे रखा है कि सर कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या आएगा? परचेज कॉस्ट। कोई भी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू कैपेबल फॉर ऑपरेटिंग इन ए मैनर इंटेंडेड बाय एंटरप्राइज। देखो कितनी बड़ी बात लिखी हुई है कि सर कॉस्ट में परचेज कॉस्ट तो आएगी आएगी, लेकिन सर परचेज कॉस्ट के अलावा अगर आपने कोई भी खर्चा करा है एसेट को प्रेजेंट लोकेशन में लाने में, प्रेजेंट लोकेशन पे लाने में, और इस कंडीशन में लाने में एसेट को कि उसको आप यूज कर सको, ऑपरेट कर सको, बात समझ में? उसमें जो भी खर्चे होंगे सारे के सारे खर्चे जो है सर कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट होंगे। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये सारे खर्चे सर किसका पार्ट होंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट का। अब देखो परचेज प्राइस भी है, तो परचेज प्राइस का मतलब यहां पे क्या है? परचेज प्राइस का मतलब परचेज प्राइस खुद है। नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज है, अगर आपने फॉरेन से परचेज किए, इंपोर्ट किए, तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पे करोगे कि नहीं करोगे? तो जो नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी है सर वो आएगी इसमें। उसके अलावा परचेज टैक्स अगर कुछ है आफ्टर डिडक्टिंग, और फिर अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट है तो उसको माइनस कर देना है। अरे क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो बेटा एक चीज देखो सर, आपने क्या देखना है कि सर कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट क्या पढ़ रहे हैं हम? कि सर हम जो पढ़ रहे हैं बेटा अब वो पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ एसेट। और सर कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या क्या आएगा? तो बेटा पहली चीज जो है वो कॉस्ट ऑफ एसेट में आएगी सर परचेज प्राइस। क्या आएगी? परचेज प्राइस। और सर ये जो परचेज प्राइस है, कि सर ये जो परचेज प्राइस है इसमें क्या क्या आएगा? तो बच्चे ध्यान से सुनना कि सर ये जो आपकी परचेज प्राइस है इसमें परचेज कॉस्ट आएगी,
क्या आएगी सर? परचेज कॉस्ट आएगी प्लस नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी अगर कुछ है, या टैक्सेस भी बोल सकता हूं मैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना जैसे जीएसटी, वो ध्यान रखना नॉन रिफंडेबल। अगर तुम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो और उसका गवर्नमेंट तुमको रिफंड दे देती है तो कॉस्ट कहाँ होगी तुम्हारी? बात समझ में आई ना? तो कॉस्ट में क्या आएगा? टैक्स का वो पार्ट जिसके लिए कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, क्रेडिट इन द सेंस रिफंड। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जीएसटी के केस में। अरे क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ठीक है। उसके अलावा अगर कोई सर ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है तो उसको हम क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे। अरे क्लियर हुआ है नहीं हुआ? और वैसे हमेशा ध्यान रखना कि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना, ये कैलकुलेट कैसे होती है? तो ये इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट जब हम करेंगे ना, इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे तो हम पता है कैसे करेंगे? परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो अमाउंट आएगा बेटा उस पर ये इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट होगी। अरे क्लियर हुआ है नहीं हुआ? समझ में आई क्या बात? ठीक है। तो सर ये परचेज प्राइस है सर आपकी, ये तो सिर्फ परचेज प्राइस आई। सेकेंडली क्या है फिर सर उसके बाद? सर परचेज प्राइस के बाद कि सर अगर आपने कोई भी एक्सपेंस करा है, एक्सपेंस टू ब्रिंग एसेट, एक्सपेंस टू ब्रिंग एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन, कि सर एसेट को प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए आप जितने भी खर्चे करोगे सर वो सब क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा सर? सर इन एक्सपेंस की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो इन एक्सपेंस की अगर अपन बात करें तो सर इन एक्सपेंस में फ्रेट आ जाएगा आपका, ऑक्ट्रॉय हो जाएगी। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये वाली बात समझ में आई कि सर फ्रेट, ऑक्ट्रॉय वगैरह वगैरह ये इसका पार्ट हो जाएंगे। प्लस इसके अलावा और क्या जोड़ोगे सर इसमें? सर इसमें हम जोड़ेंगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। क्या जोड़ेंगे सर? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो ऐसा करने पे जो आएगी वो कॉस्ट ऑफ एसेट आएगी। ऐसा करने पे जो आएगी वो क्या आएगी सर? कॉस्ट ऑफ एसेट। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? देखो बेटा, अब ये कुछ कॉस्ट है सर जिनको हम मशीन की टोटल कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। तो इसमें पहला है सर इनॉग्रेशन कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? कि सर बिजनेस को इनॉग्रेट कर रहे हो आप और उसकी कॉस्ट को मशीन की कॉस्ट में थोड़े ही जोड़ोगे, बिल्कुल नहीं। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, जैसे कोई आपने एडवर्टीजमेंट करा है, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी करी है, तो बेटा उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो भी नहीं जुड़ेगी किसमें? कॉस्ट ऑफ मशीन में। उसके अलावा सर अगर अपन बात करें कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन, कि सर बिजनेस को आप नई लोकेशन में शिफ्ट कर रहे हो, बात समझ में आई ना? तो सर वो मशीन की कॉस्ट में नहीं जुड़ेगी। उसके अलावा अगर अपन बात करें बेटा एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स, तो बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए किए जाते हैं, तो सर इनके जो खर्चे हैं वो भी मशीन की कॉस्ट में नहीं जुड़ेंगे। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ठीक है। अब इसके बाद में देखो एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो तुम समझते हो ना कि एसेट को बेच के जो फाइनल अमाउंट तुमको मिलेगा, इन हैंड अमाउंट जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा बेटा? एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहलाएगा। इतना कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे सर अकाउंटिंग। क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग।